हेलो प्यारे साथियों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है बिहार बोर्ड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पर। प्यारे साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो बेटा आपके 11th केमिस्ट्री में अगर आप परमाणु संरचना पढ़ते हो तो बेटा ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। ये टॉपिक अगर इस टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आगे आपको बहुत काम देने वाला है। और यहां पर मैं जो पढ़ाने वाला हूं बेटा वो 11th की केमिस्ट्री जरूर है, लेकिन 11th की केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहां से आईटी और नीट के लिए भी प्रिपरेशन की जाती है। तो उसी लहजे को लेकर मैं चलूंगा ताकि आपकी तैयारी उस लेवल की भी होती रहे। तो आइए साथियों, आज हम बात करेंगे बोर के परमाणु मॉडल की। अच्छा, हुआ क्या था, अभी तक हमने ये पढ़ रखा है इस चैप्टर में कि रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल बताया था। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए बोर भाई साहब ने अपना मॉडल दिया। अच्छा, बोर भाई साहब ने अपने मॉडल में क्या बताया था। बोर भाई साहब ने अपने मॉडल में पहले कुछ परिकल्पनाएं की थी, पहले कुछ सोचा था, क्योंकि रदरफोर्ड ने तो कह दिया था कि जो रदरफोर्ड ने क्या कहा था थोड़ा देखते हैं। रदरफोर्ड ने ये कह दिया था कि मतलब नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन लगातार वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है। और मैक्सवेल भाई साहब आए, उन्होंने कहा अगर लगातार चक्कर लगाएगा तो आवेशित कण है, विद्युत आवेशित कण है, इससे क्या होगा, अगर विद्युत आवेशित कण लगातार चक्कर लगाएगा तो उसकी ऊर्जा में कमी आएगी और अंत में वो नाभिक में गिर जाएगा, जिससे परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो जब रदरफोर्ड से पूछा गया तो रदरफोर्ड भाई साहब बोले कि यार इसके बारे में हम नहीं बता सकते, अर्थात परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में रदरफोर्ड फेल हो गए। तो यहीं से फिर आए अपने बोर भाई साहब, इन्होंने परिकल्पनाएं की। परिकल्पनाएं करके पहली बात इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि नाभिक के जो चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है उनकी कक्षाएं निश्चित होती हैं। वो निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है। कैसे कक्षाओं में, निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है। पहली बात तो उन्होंने ये बता दी, इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है। दूसरी बात इन्होंने बता दी कि जो कक्षाओं की त्रिज्या है, जो कक्षाओं की त्रिज्या होती है वो भी निश्चित होती है। अब आप कहोगे सर त्रिज्या का मतलब क्या हो गया, त्रिज्या मतलब इस नाभिक से इस कक्षा की दूरी क्या है, आपकी त्रिज्या हो गई। ये भी फिक्स होती है, निश्चित होती है। इस आधार पर इन्होंने कुछ बातें बताई। अच्छा ठीक है, लेकिन इन्होंने ऐसा सोचा, परिकल्पना की, ऐसा सोचा, सोचने पर तो काम होता नहीं है भैया। जो सोचे हो उसको प्रयोग करके दिखाओ भी, तभी तो लोग मानेंगे। तो इन्होंने फिर प्रयोग किया और उस पर ढेर सारा अध्ययन किया। किस प्रकार से अध्ययन किया, अब वो सारा अध्ययन हम देखने वाले हैं। यहां तक की पूरी बात पीछे वाले वीडियो में आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पीछे वाला जो वीडियो है डायरेक्ट लिंक करेगा आज वाले वीडियो से। आइए शुरुआत करते हैं साथियों बोर भाई साहब के मॉडल में। अच्छा देखो, बोर भाई साहब ने कहा था, क्या सोचा था। बोर भाई साहब ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है। किन कक्षाओं में, निश्चित कक्षाओं में, यानी वो कक्षाएं फिक्स होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन कक्षाओं की नाभिक से दूरी क्या होती है, निश्चित होती है। मतलब ये जो कक्षाएं हैं ये नाभिक से निश्चित दूरी पर होती हैं। ये कक्षाएं क्या होती हैं, नाभिक से निश्चित दूरी पर होती है। मान लो ये इनकी दूरी हो गई r, जो कि निश्चित है। मतलब पहली कक्षा की दूरी भी निश्चित है, दूसरी कक्षा की दूरी भी निश्चित है। ऐसा इन्होंने बताया सोच करके, परिकल्पना करके। लेकिन परिकल्पना करने से तो इनका काम चलने वाला नहीं था। तो इनसे पूछा गया कि भाई साहब अब ये बताइए कि आप परिकल्पना तो कर दिए लेकिन इसको धरातल पे भी उतारिए ना, इसके लिए हमको अध्ययन करके दिखाइए ना, प्रयोग में के आधार पर सिद्ध करिए। तो इन्होंने फिर क्या किया बेटा, बोर ने इन कक्षाओं के लिए त्रिज्या, वेग और कक्षाओं की ऊर्जा की गणना करना शुरू किया। बोर ने इन सबके लिए गणना की। अच्छा, गणना की तो कैसे की, तो पीछे वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा। जहां तक मैंने पढ़ाया था उसके आगे से आज मैं शुरुआत करने वाला हूं। आइए शुरुआत करते हैं। मान लो हमारे पास कोई एक परमाणु है, मान लो हमारे पास कोई, हमने दो परमाणु ले लिए, ठीक, ध्यान दीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि जैसे साथियों कोई मेरे पास m द्रव्यमान की वस्तु है, कैसी है, m द्रव्यमान की वस्तु। अगर m द्रव्यमान की वस्तु है और वो v वेग से सीधी रेखा में गति कर रही है, सीधी रेखा में गति करती है,
तो उसका रेखीय संवेग क्या होगा? रेखीय संवेग क्या होता है? तो रेखीय संवेग P बराबर हो जाता है बेटा m इंटू वी। कैसे? मान लो ये m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, ये v वेग से क्या कर रही है? ये v वेग से सीधी रेखा में गति कर रही है। m द्रव्यमान की वस्तु है, v वेग से सीधी रेखा में गति कर रही है, तो जो इसका संवेग होता है वो क्या आता है? P बराबर mv। मैंने पीछे वाली कक्षा में ये बता दिया था। अच्छा ठीक है सर, यहाँ तक तो आप बता दिए, अब आगे की चर्चा। अब देखो, अब जैसे मान लो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन बाबू क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। अगर इस इलेक्ट्रॉन को मैं m द्रव्यमान का मान लूं, क्या मान लूं? m द्रव्यमान का पिंड मान लूं। भाई इस इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ वजन तो है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा ही। तो मैं अगर उसको m द्रव्यमान का कण मान लूं तो ये कैसा क्या कर रहा है? ये v वेग से चक्कर लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? बिल्कुल लगा रहा है सर, बिल्कुल लगा रहा है। अगर ये v वेग से चक्कर लगा रहा है साथियों, तो एक बात बताइए, इसका कोणीय संवेग क्या? इसका, अच्छा ये चक्कर लगा रहा है, ठीक, लेकिन ये सीधी रेखा में चक्कर नहीं लगा रहा। ये वाला कण तो सीधी रेखा में चक्कर लगा रहा था, परंतु ये वाला कण सीधी रेखा में चक्कर नहीं लगा रहा। तो ये कैसा चक्कर लगा रहा है? ये वृत्तीय गति कर रहा है, वृत्तीय गोल गोल घूम रहा है। अगर गोल गोल घूम रहा होगा तो इससे केंद्र से जो दूरी है ये क्या होगी? इसकी त्रिज्या जो कि r होगी। केंद्र से इसकी दूरी, भाई गोल गोल घूम रहा है तो कुछ ना कुछ इसका केंद्र होगा, बिल्कुल होगा। तो परमाणु का केंद्र हो गया नाभिक, तो नाभिक से जो दूरी होगी, जिस कक्षा में ये घूम रहा है उसकी दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या। त्रिज्या हो गई r। तो बेटा इसका जो कोण, इसका जो संवेग होगा, चूंकि ये गोल गोल घूम रहा है, तो यहां से अगर देखा जाए, अगर ये सीधी रेखा खींचे तो यहाँ पे एक कोण बन रहा है, तो इसका कोणीय संवेग आएगा बेटा, तो इसका कोणीय संवेग, कोणीय संवेग क्या आएगा? mvr। क्या आएगा? mvr। यहां तक बात क्लियर हुई क्या? यहां तक बात क्लियर हुई क्या? जल्दी बताओ। कुछ नहीं करना, बस सिर्फ सोचना था, सिर्फ सोचना था और कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको सोचना था। मैंने बताया ना कि जैसे देखो, यहां पर इलेक्ट्रॉन का नाभिक है, ये आपका नाभिक है, नाभिक। ये क्या है? यहां पर इलेक्ट्रॉन है जो कि चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। क्या कर रहा है बाबू? चक्कर लगा रहा है। कैसा चक्कर लगा रहा है? तो वृत्तीय गति। कैसी गति कर रहा है? वृत्तीय गति। कैसी गति कर रहा है? वृत्तीय गति। तो सोचा गया कि यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड हो और वो सीधी रेखा में गति कर रहा हो, m द्रव्यमान का कोई पिंड हो और वो सीधी रेखा में v वेग से गति कर रहा हो, तो इसका जो संवेग आएगा, भैया रेखा में गति कर रहा है तो रेखीय संवेग आएगा, वो आएगा p बराबर mv। अब इसी तरह अगर देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन भी एक प्रकार से एक पिंड हो गया जिसका द्रव्यमान हमने m मान लिया। ये भी क्या कर रहा है? v वेग से चक्कर लगा रहा है, लेकिन ये चक्कर रेखीय नहीं लगा रहा है। ये कैसा चक्कर लगा रहा है? ये गोलीय चक्कर लगा रहा है, वृत्तीय चक्कर लगा रहा है। तो वृत्तीय गति करेगा तो कहीं ना कहीं इसका केंद्र होगा, बिल्कुल। तो केंद्र से जब इसकी दूरी मापी जाएगी ना, उसको कहा जाएगा त्रिज्या। केंद्र से जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये जो दूरी आ गई, ये आ गई त्रिज्या r। त्रिज्या क्या हो गई? r। तो अब जो इसका संवेग निकलेगा वो रेखीय संवेग नहीं निकलेगा। अगर वृत्तीय गति लगा रहा है तो कोणीय संवेग निकलेगा। तो कोणीय संवेग निकलेगा क्या? mvr। क्या निकलता है? mvr। ये बात याद रखिएगा, मैंने पिछली क्लास में भी कहा था बेटा, ये बात याद रखिएगा। अच्छा अब आगे आ जाइए, अब कुछ और बातें करते हैं। जैसे मान लो साथियों कि मेरे पास, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? सर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति कर रहा है, चक्कर लगा रहा है इसके चारों तरफ, ये इसका नाभिक है। तो अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन क्या है? एक प्रकार का आवेश है, आवेश है, ठीक है। ये नाभिक क्या है? ये भी आवेश है। ये कैसा आवेश है? ये धन आवेश है। ये कैसा आवेश है? ऋण आवेश है। सीधी सी बात है सर, आवेश है जो कि चक्कर लगा रहा है। अच्छा ठीक है, आवेश हो गया जो चक्कर लगा रहा है। अब एक बात बताइए, अगर मान लो आवेश ना होता तो, जैसे मान लो गोल गोल चक्कर लगाता, गोल गोल चक्कर लगाता, मान लो कोई व्यक्ति होता, मान लो ये कोई व्यक्ति है, ये भी अगर गोल गोल चक्कर लगा रहा है, ये आवेश नहीं है, तो ये इसका कोई ना कोई केंद्र होगा, बिल्कुल केंद्र होगा। ये गोल गोल घूम रहा है,
तो यहां पर क्या होता, तो यहां पर आप कहते कि सर केंद्र के जब ये गोल गोल घूमेगा तो केंद्र की तरफ एक बल लगता है जिसको कहते हैं अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल क्या, कौन सा बल कार्य करता, अभिकेंद्र बल कार्य करता, ठीक। और एक बल बाहर की तरफ भी लग रहा होता है जब ये गोल गोल घूम रहा है तो उसको कहते हैं अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल। अब आप सोचेंगे सर ये कैसे हुआ, ये कैसे संभव है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। अच्छा आइए, जैसे जैसे बेटा आप अगर गौर से देखो तो ये दो बच्चे हैं, ये दो बच्चे क्या कर रहे हैं, ये दो बच्चे क्या कर रहे हैं, आपस में गोल गोल घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। तो जब ये गोल गोल घूम रहे हैं तो अगर मान लो देखो ये लड़का लड़की एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं और गोल गोल ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। अगर ये गोल गोल घूमेंगे, ध्यान देना, अगर ये गोल गोल घूमेंगे तो बेटा अगर इनका हाथ छूटा, ध्यान से सुनना, अगर इनका हाथ छूटा तो ये किधर गिरेंगे, तो आप कहोगे सर बाहर की तरफ गिरेंगे। किधर गिरेंगे, बाहर की तरफ गिरेंगे। इसका मतलब बाहर की तरफ कोई ना कोई बल कार्य कर रहा है जो इसको खींचेगा, उसको कहते हैं अपकेंद्र बल। क्या कहेंगे, अपकेंद्र बल। समझ गए, कहने का मतलब मेरा ये। लेकिन एक बात बताओ, जब ये गोल गोल घूम रहे होते हैं तो ये एक दूसरे को खींच रहे होते हैं कि नहीं, जोर से खींच रहे होते हैं, बिल्कुल खींच रहे होते हैं। जब ये गोल गोल घूम रहे हैं तो एक दूसरे को हाथ, एक दूसरे के हाथ को पकड़ के जोर से ऐसे ऐसे खींच रहे होते हैं, तो ये भी तो बल लगा रहे होते हैं। तो एक बल इन दोनों की तरफ से भी यहां पे लग रहा होगा, अंदर की तरफ भी एक बल लग रहा होगा। अब ये कौन सा बल होता है, ये होता है अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल, समझ गए, केंद्र की तरफ लगने वाला बल। अब यहां पे मैं लिख देता हूं, केंद्र की तरफ लगने वाला बल क्या है, अभिकेंद्र बल। जब भी कोई वस्तु वृत्तीय गति करेगी तो केंद्र की तरफ एक बल लगता है जिसको अभिकेंद्र बल कहते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं एफसी से। एफसी का मतलब क्या हो गया, एफसी का मतलब हो गया अभिकेंद्र बल। एफसी क्या होता है, फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल, फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है जिसको अभिकेंद्र बल कहा जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स है जिसको अभिकेंद्र बल कहा जाता है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है mv स्क्वायर अपान आर। क्या होता है साथियों, mv स्क्वायर अपान आर इसका फार्मूला होता है। ये फिजिक्स की बात है, ये फिजिक्स की बात है, याद रखिएगा। जो इसका फार्मूला होता है वो होता है mv स्क्वायर आर। सर और एक एग्जांपल लीजिए, चलो एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं तुम लोगों की खुशी के लिए, ठीक, तुम लोगों को खुश करने के लिए एक एग्जांपल और ले लेता हूं। जैसे साथियों आप यहां पर कुछ देख पा रहे हो, सर अभी तो नहीं देख पा रहे, हाँ अब दिख गया सर। यहां पे ये क्या है, ये सूर्य है, ये क्या है, सूर्य, सूर्य। तो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी क्या कर रही है, मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी है, ये क्या कर रही है, चारों तरफ चक्कर लगा रही है वी वेग से। वी वेग से क्या कर रही है, चक्कर लगा रही, घूम रही है। तो इधर केंद्र में इसके क्या है, सूर्य है, इधर केंद्र में क्या है, सूर्य है। तो केंद्र की तरफ एक बल लगता है जिसे कहते हैं अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल, समझ गए, अभिकेंद्र बल अब समझ गए होंगे। जैसे मौत का कुआं आपने देखा होगा, मेले में एक खेल होता है, उसमें एक व्यक्ति गाड़ी को गोल गोल घुमाते हुए ऊपर तक चढ़ता है। अब होता क्या है दरअसल, अब बाहर की तरफ अभिकेंद्र बल लगता है जिससे वो बाहर नहीं गिरता, और अंदर की तरफ एक अभिकेंद्र बल लग रहा होता है, केंद्र के उसको केंद्र की तरफ खींचता है और बीच में उसका बैलेंस बन जाता है। ऐसे ही इसमें यहाँ पर भी होता है, अभिकेंद्र बल अंदर की तरफ खींच रहा होता है और बाहर की तरफ अपकेंद्र बल लगता है, जिस कारण से ये पृथ्वी अपने धुरी में घूमती रह जाती है। दोनों बल क्या करते हैं, कार्य करते हैं, वो उधर खींचता है, इधर खींचता है और ये बीच में घूमती रह जाती है। समझ गए इतनी बात, चलिए ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। तो क्या इसको भी कहा जा सकता है, क्या इसको भी, ध्यान देना मैं कहां था, मैं यहां था। तो क्या सर इसको भी कहा जा सकता है ना,
क्या सर इसको भी कहा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, क्या इसको भी कहा जा सकता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में एक बल कार्य करेगा? मतलब ये भी तो चक्कर लगा रहा है ना गोल गोल, और जब ये गोल गोल चक्कर लगा रहा है तो नाभिक की तरफ एक बल कार्य करेगा, तो क्या इसको भी अभिकेंद्र बल कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और नाभिक आवेश हैं, और आवेशों के बीच जो बल कार्य करता है उसे कहते हैं स्थिर वैद्युत बल। तो यहाँ पर ये जो अभिकेंद्र बल होगा वो अभिकेंद्र बल नाम ना दे करके उसको कहा जाएगा स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल या कूलाम बल, ठीक, इस तरह से उसे कहा जाएगा। समझ गए? यहां पर उसे स्थिर वैद्युत बल कहा जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये चल क्या रहा है, हम ये सब क्यों काउंट कर रहे हैं? बेटा हम इसलिए काउंट कर रहे हैं क्योंकि बोर भाई साहब को क्या करना है, बोर भाई साहब यही सारी कैलकुलेशन करके बोर भाई यही सारी कैलकुलेशन करके आपको ये बताएंगे कि इस नाभिक से इस कक्षा की दूरी कितनी है, मतलब त्रिज्या कितनी है ना, इसकी दूरी निकालेंगे, पहली वाली की भी दूरी, दूसरी वाली कक्षा यहां पर है तो इसकी नाभिक से दूरी कितनी है, ये वाली दूरी भी निकालेंगे। और क्या ज्ञात करेंगे? वेग ज्ञात करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ गति कर रहा है ये कितने वेग से गति कर रहा है, पहली वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना तेज घूम रहा है, दूसरी वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना तेज गति कर रहा है, इसको निकालेंगे। और क्या निकालेंगे? ऊर्जा निकालेंगे कि पहली वाली कक्षा की ऊर्जा कितनी है। मैंने बताया था ना कि कक्षाओं की ऊर्जा फिक्स होती है पीछे वाली क्लास में, तो इस वाली कक्षा पहली वाली कक्षा की ऊर्जा कितनी है, दूसरी वाली कक्षा की ऊर्जा कितनी है, ये सारी कैलकुलेशन ऐसे तो निकल नहीं आएगी, ये सारी जानकारी निकालने के लिए ढेर सारा कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। अब वही कैलकुलेशन करने के लिए बोर भाई साहब ने 2-3 चीजें निकाली। पहली बात तो ये कोणीय संवेग जो आप यहाँ पे देख रहे हो, कोणीय संवेग आपने देखा, इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो इसका जो संवेग आएगा वो कोणीय संवेग होगा, वो क्या होगा? MOVR। दूसरी बात उन्होंने ये निकाली कि जैसे कोई भी चीज अगर वृत्तीय गति करती है तो उसके केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है जिसको अभिकेंद्र बल कहा जाता है, परंतु यहाँ इलेक्ट्रॉन जब चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या है? आवेश है, और इसका नाभिक में भी धन आवेश होता है, तो जब दो आवेश एक दूसरे का चक्कर लगाएं, सॉरी जब एक आवेश दूसरे आवेश का चक्कर लगाए तो यहां पर केंद्र की तरफ जो बल लगेगा वो स्थिर वैद्युत बल के बराबर हो जाएगा। तो कहा जा सकता है कि स्थिर वैद्युत बल बराबर है अभिकेंद्र बल के। कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता? अभिकेंद्र बल के। अब बार बार अभिकेंद्र बल और स्थिर वैद्युत बल लिखने से अच्छा है इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दें। अब ये शॉर्ट फॉर्म में स्थिर वैद्युत बल को कहा जाता है FE, ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और अभिकेंद्र बल को कहा जाता है FC, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहा जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो कहा जा सकता है कि FE बराबर है FC की। अब एक बात बताओ, आपको अभिकेंद्र बल का फार्मूला तो पता है, अभिकेंद्र बल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? तो आप कहोगे सर अभिकेंद्र बल का फार्मूला होता है mv²/r, लेकिन हमें स्थिर वैद्युत बल का फार्मूला पता नहीं है। स्थिर वैद्युत बल का फार्मूला हमें पता नहीं है, तो अब आओ हम स्थिर वैद्युत बल के फार्मूले को निकालते हैं और इसके बराबर रखते हैं। तो आइए अब स्थिर वैद्युत बल के फार्मूले को ज्ञात किया जाए। स्थिर वैद्युत बल के जब मैं फार्मूले की बात करता हूं तो एक बात बताइए, यहां आके देखिए, थोड़ा सा यहां आके देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पे मान लो कि मेरे पास कोई एक आवेश ये है, ये एक आवेश होगा, एक आवेश को ये हो गया। मान लो कि मेरे पास कोई एक आवेश ये हो गया, ठीक, इसको आवेश फर्स्ट मान लेता हूं F1। एक कोई आवेश ये जो ये Q1, ठीक, Q1 एक आवेश हो गया, दूसरा आवेश ये हो गया, एक आवेश ये हो गया, इसको मान लेता हूं Q2, मतलब 2 वाला, ठीक, पहला आवेश ये दूसरा आवेश। मेरे पास दो आवेश हैं, क्या है? दो आवेश हैं। अब ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, कितने दूरी पर? तो इनके बीच की जो दूरी है बेटा उसको मैं कहता हूं R दूरी पर रखे हुए हैं। तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा, जो बल होगा, वो क्या होगा? आप यहां से सीख सकते हैं F = Q1 Q2 /
F बराबर K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। क्या होता है फिजिक्स में, आप ये सब पढ़ोगे आगे चल के, कि अगर मेरे पास स्थिर बिंदु आवेश दो, मेरे पास अगर आवेश हैं जो कि एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है, मैं इसको लिख देता हूं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, लिख दूंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यदि दो आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर उपस्थित हों तो उनके मध्य लगने वाला बल क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। क्या निकल करके आया बेटा, K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। क्या निकल कर आया, K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। बस इसको यहीं तक रोक दो। अब ये मैंने क्यों निकाला अभी आप आगे सीखोगे, क्योंकि यहां पर मेरे पास क्या है बेटा, ये दोनों आवेश हैं, ये दोनों आवेश हैं और इनके बीच की जो दूरी है बेटा वो क्या है, वो r है। इनके बीच की दूरी क्या है, r है। तो यहां पर मैं अप्लाई करूंगा, लेकिन अभी यहां पर इसको रोक दो, अभी यहां पर इसको रोक दिया जाए। इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक। अभी इसको हम यहां पे रोक देते हैं। तो करेंगे क्या, तो अब आगे चलेंगे और कुछ बातों का अध्ययन करेंगे। अब एक बात यार याद रखना, एक बात याद रखना, बोर ने कहा कि जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है, चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन मान लो चक्कर लगा रहा है, ठीक, इलेक्ट्रॉन मान लो चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो बोर भाई साहब ने कहा इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन उन्हीं बोर साहब ने एक बात कही, क्या कही ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग, जिनका कोणीय संवेग एक एक स्टेप बाय स्टेप देखते चलेंगे, जिनका कोणीय संवेग h अपान 2 पाई के पूर्ण गुणज हो। उन्होंने कहा, बोर भाई साहब ने कहा कि यार इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनका कोणीय संवेग h अपान 2 पाई के पूर्ण गुणज हो। क्या हो बेटा, h अपान 2 पाई के पूर्ण गुणज हो। अर्थात ये पूर्ण गुणज का मतलब क्या होता है, सर पहले इसे समझा दीजिए, पूर्ण गुणज किसे कहते हैं। पूर्ण गुणज का मतलब देखो, पूर्ण गुणज का मतलब होता है साथियों, पूर्ण गुणज का मतलब होता है, जैसे मान लो कि मेरा कोई संख्या है वो 2 है, मैंने कोई संख्या ले ली 2। अब 2 का पूर्ण गुणज क्या हो सकता है, 2 का पूर्ण गुणज 2 दूनी 4 हो सकता है, ठीक, 2 तिहाई 6 हो सकता है, 2 चौको 8 हो सकता है, 2 पंचे 10 हो सकता है। ये सब इसके पूर्ण गुणज है, मतलब गुणा करने पर पूरी तरह से संख्या प्राप्त हो जाए, इसको क्या कहेंगे, पूर्ण गुणज। अगर कोई कह दे कि क्या 5 2 का पूर्ण गुणज है, 5 2 का पूर्ण गुणज है, तो 5 2 का पूर्ण गुणज नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2 में किसी भी संख्या का अगर आप गुणा करते हो तो 5 नहीं आता है,
2 में अगर आप मान लो 2 का गुणा करें तो 4 आ गया, 3 का गुणा करें तो 6 आ गया, 5 तो आ ही नहीं रहा। तो ये कहा जा सकता है कि 5 जो है वो 2 का पूर्ण गुणज नहीं है। पूर्ण गुणज मतलब है गुणा करने पर वो संख्या आ जानी चाहिए, तो उसे पूर्ण गुणज कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया कि 10 जो है ये 2 का पूर्ण गुणज है, बिल्कुल 2 का पूर्ण गुणज है। अगर 2 में मैं कुछ संख्या का गुणा करूं जिससे मुझे 10 प्राप्त हो जाए तो मैं कहूंगा 2 मेरा ये जो 10 है ये 2 का पूर्ण गुणज है। जैसे 2 में 5 का गुणा करूंगा तो 10 मिल जाएगा, तो मैं कह सकता हूं कि आपका जो 10 है ये 2 का पूर्ण गुणज है। तो ठीक उसी प्रकार अभी आप देखोगे आगे धीरे धीरे समझते चलो। फिर ठीक उसी प्रकार उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज हो। मतलब अगर इस कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो इसका कोणीय संवेग कितना होना चाहिए, h/2π के पूर्ण गुणज होना चाहिए। अगर इस कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो इसका कोणीय संवेग कितना होना चाहिए, h/2π के पूर्ण गुणज होना चाहिए। लेकिन सर अब आगे इसके आगे बताइए बेटा, यहां पर एक बात लिख लीजिएगा, जहां पर h एक नियतांक है, h क्या होता है, नियतांक होता है। ये बात बेटा याद रखिएगा, यहां h क्या है, एक नियतांक होता है। क्लियर है ना यहां तक? किसी बालक को कोई दिक्कत कमेंट में बताएं। क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर, ओके। अच्छा, तो इन्होंने कहा कि कोणीय संवेग कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज हो। अब कोणीय संवेग अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या निकाले थे आप, तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग आया था, यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो हमने कोणीय संवेग निकाला था, वो क्या निकाला था साथियों, तो आप कहोगे गुरुजी कोणीय संवेग mv/r निकाला था। क्या निकाला था कोणीय संवेग, mv/r। तो कहा जा सकता है mvr बराबर h/2π। क्या कहा जा सकता है, mvr बराबर h/2π, मतलब कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज हो। कोई दिक्कत यहां तक, किसी बच्चे को कोई समस्या? कहा जा सकता है, ठीक है, कहा जा सकता है। ओके, हाँ मैं इसको इधर लिख देता हूं कि mvr बराबर h/2π के। भैया ये क्या हो गया, कोणीय संवेग हो गया, बराबर किसके है, h/2π के। होना क्या चाहिए इसको, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन घूमना चाहता है कक्षा में तो उसका कोणीय संवेग क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए h/2π के। चलिए अब आगे समझिए, अब ध्यान से समझिएगा। मान लो पहली कक्षा के लिए अगर मान लो इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में घूमना चाहता है, अगर इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में घूमना चाहता है तो उसका कोणीय संवेग कितना होना चाहिए, आइए देखते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में घूमना चाहता है तो n बराबर क्या होगा 1, क्योंकि पहली कक्षा क्या है, n है, n बराबर 1। दूसरी कक्षा को हम कहेंगे n बराबर 2। अगर तीसरी कक्षा है तो उसे n बराबर क्या माना जाएगा, 3 माना जाएगा। चौथी कक्षा है तो n बराबर 4 माना जाएगा। तो बेटा यहाँ पर n बराबर क्या हो गया 1, पहली कक्षा। तो n बराबर 1 यानी पहली कक्षा के लिए अगर मैं कहूँ कोणीय संवेग क्या होगा, कोणीय संवेग क्या होगा, कोणीय संवेग तो वो बराबर होगा किसके, 1 h/2π के बराबर होना चाहिए। कितना, 1 h/2π के बराबर होना चाहिए। अब दूसरी के लिए क्या होगा, अगर n बराबर 2 की बात करूं, n बराबर अगर मैं 2 की बात करूं तो क्या होगा, कोणीय संवेग बराबर होना चाहिए 2 h/2π के। बस एकदम आसान है। अगर मैं n बराबर 3 की बात करूं तो कोणीय संवेग क्या आ जाएगा, भैया n बराबर 3 की बात कर रहे हैं तो यहाँ 3 के पूर्ण गुणज होना चाहिए, तो 3 h/2π के। बस इस तरह से हमको निकाल लेना है। फिर से ध्यान दीजिए, बोर भाई साहब ने कहा कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज हो। तो हमें क्या करना है, इन सब कक्षाओं में कोणीय संवेग को पूर्ण गुणज बनाना है h/2π के। अब कोणीय संवेग हम जानते हैं हमारा होता है mvr। अब चाहे mvr लिख दो, चाहे डायरेक्ट ये वाला सिंबल बना दो, ये भी तो कोणीय संवेग का ही सिंबल है। तो हमने वही किया। अब मान लो पहली कक्षा में हमें इलेक्ट्रॉन को घुमाना है तो पहली कक्षा को क्या करना चाहिए, हमें
h अपान 2 पाई के पूर्ण गुणज करना चाहिए। तो पहली कक्षा के लिए क्या होगा, कोणीय संवेग को पूर्ण गुणज कर दें किसके, h अपान 2 पाई के। तो यहाँ पर पहली कक्षा के लिए क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। दूसरी कक्षा को भी हमको पूर्ण गुणज करना है कोणीय संवेग के, तो भैया यहाँ पर दूसरी कक्षा के लिए यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देंगे, तो भैया ये क्या हो जाएगा, पूर्ण गुणज हो जाएगा कोणीय संवेग के। तीसरी कक्षा के लिए 3 से गुणा कर देंगे। अर्थात ये कहा जा सकता है कि यहाँ से हमें एक बात पता चलती है, क्या बात पता चलती है कि सर जो हमारा MVR है यानी जो कोणीय संवेग है वो बराबर हो गया किसके। अब यहाँ पर क्या है, n बराबर 1 के लिए 1 से गुणा करना पड़ा, n बराबर 2 के लिए 2 से गुणा करना पड़ा, n बराबर 3 के लिए 3 से गुणा करना पड़ा। अगर चौथी कक्षा हो तो n बराबर 4 के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, पांचवी हो गई तो n बराबर 5 के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा। अर्थात ये कहा जा सकता है कि सर हम गुणा करते रहेंगे तो सामान्य फार्मूले में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5, जिसके पूर्ण गुणज करना हो उस कक्षा का यहाँ पे गुणा कर दो। ठीक, तो हमने डायरेक्ट लिख लिया n। अब n की जगह में आप 1 भी रख सकते हो पहली कक्षा के लिए, दूसरी कक्षा के लिए 2 भी रख सकते हो, तीसरी कक्षा के लिए 3 भी रख सकते हो। तो क्या हो गया, n रख दिया हमने डायरेक्ट। तो MVR बराबर हो गया n h अपान 2 पाई के। बेटा ये आपका एक दूसरा समीकरण बन गया, ये आपका एक दूसरा समीकरण बन गया कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमेगा जिसका कोणीय संवेग NH अपान 2 पाई के पूर्ण गुणज होगा। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे मान लो कि आपके कॉलेज में, आपके स्कूल के कमरे में ढेर सारी दीदी बैठी हुई हैं। अब आपका दिल एक दीदी पर आ गया तो आप उसी के इर्द गिर्द चक्कर लगाएंगे, ना कि सभी दीदियों के इर्द गिर्द। ये ठीक उसी प्रकार है। किस प्रकार है, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमेगा जिसका कोणीय संवेग पूर्ण गुणज होगा किसके, h अपान 2 पाई के। ये ठीक उसी प्रकार हो गया। चलिए यहां तक बात क्लियर हो गई। अच्छा अब सर आगे कुछ बताएं, ये तो मान लो क्लियर हो गया सर, अब आगे बताएं। चलिए अब एक बात बताइए भैया, हमने अभी पीछे बात की थी किसके बारे में, अभिकेंद्र बल के बारे में। अब यहां से अभिकेंद्र बल का फार्मूला बनाते हैं। अभिकेंद्र बल के बारे में हमने क्या बात की थी, तो हमने कहा था कि जो अभिकेंद्र बल है यानी कि जो FC है, FC सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो बराबर होता है स्थिर वैद्युत बल के, स्थिर वैद्युत बल के। ठीक है, याद है या भूल गए, अभी हमने इसके बारे में चर्चा किया था, यानी FE के, ठीक, बराबर होता है। ये चीज याद है, बिल्कुल याद है सर। फिर हमने क्या देखा कि अगर मेरे पास एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2 है, ये दोनों r दूरी पर उपस्थित हैं, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स मतलब बल क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपान में r स्क्वायर। ये भी हमने देखा था, हाँ सर बिल्कुल देखा था, बिल्कुल याद है। अच्छा, तो कहा जा सकता है यहाँ से कि जो हमारा स्थिर वैद्युत बल है, जो हमारा स्थिर वैद्युत बल हो गया, जो हमारा स्थिर वैद्युत बल है वो क्या आ जाएगा, जो हमारा स्थिर वैद्युत बल है वो किसके बराबर आ जाएगा, बराबर आ जाएगा K Q1 Q2 अपान r स्क्वायर के। हमें क्या निकालना था, हमें स्थिर वैद्युत बल ही तो निकालना है। हमें क्या निकालना है, स्थिर वैद्युत बल ही निकालना है, क्योंकि इसका फार्मूला तो हमें पता है, अभिकेंद्र बल का फार्मूला तो हमें पता है। एक काम करते हैं, इधर मैं लिख देता हूँ स्थिर वैद्युत बल, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आप बहुत जल्दी कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये बात कर रहा हूं मैं स्थिर वैद्युत बल की। किसकी बात कर रहा हूं, स्थिर वैद्युत बल, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं सर, FE से डिनोट करते हैं। और इधर क्या है, बराबर है अभिकेंद्र बल के। अभिकेंद्र बल का सर हमें फार्मूला पता था mv स्क्वायर अपान r, तो इसलिए हम इसका फार्मूला नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें पता है, परंतु इसका फार्मूला नहीं पता था तो इसका हमने निकाल लिया K Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। अच्छा एक बात और लिख लेना, जहां K एक स्थिरांक है, बेटा यहाँ पर जो आपका K है ना, ये एक स्थिरांक है, ठीक है ना। ये बात यहाँ तक क्लियर हुई, ये बात तो अभी हम पीछे कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं, इतना मुझे आप बता दीजिए। कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं, इतना बता दीजिए। हाँ सर बिल्कुल कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगर यहाँ तक बात कर चुके हैं तो चलो अब आगे की चर्चा करते हैं, थोड़ा सा और आगे की चर्चा करते हैं।
इसको मैं थोड़ा साइड में कर दूं, थोड़ा और आगे की चर्चा करते हैं, इसको साइड में रखते हैं, ठीक है। हाँ, इसको साइड में रख के कुछ और चर्चाएं करते हैं। दिख रहा ना, क्लियर दिख रहा है? बहुत प्यार समझा रहा हूं, एक एक चीजों को अगर आप गौर से देखते चले जाएंगे ना तो लास्ट तक आपको सारी बात क्लियर समझ में आ जाएगी, क्लियर एकदम से समझ में आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, इधर से इधर बता रहा हूं, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तीसरी बात गौर कीजिएगा, प्रोटॉनों की संख्या। अगर मुझे प्रोटॉनों की संख्या निकालना हो, जैसे मान लो मेरे पास कोई परमाणु है और यहां पर मुझे ये पता करना हो कि प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, तो कैसे पता करूंगा? देखो, मैंने स्थिर वैद्युत बल तो निकाल लिया, क्या निकाल लिया? Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये स्थिर वैद्युत बल तो बराबर हो गया, है ना, स्थिर वैद्युत बल बराबर हो गया इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल के। लेकिन इन दोनों आवेश में यहाँ पर ये Q1 है, ये Q2 है, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों आवेशों में यहाँ पर ये Q1 है, ये Q2 है, और इन दोनों आवेश में जरा बताइए मुझे कौन है? इन दोनों आवेश में क्या मुझे आप बता सकते हैं कौन है? देखो, यहां पर अगर देखा जाए, यहां पर अगर देखा जाए ये, ठीक, जैसे ये मेरे पास अगर नाभिक हो गया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यहाँ पर ये आपका पहला आवेश हो गया Q1, दूसरा आवेश हो गया Q2, और यहाँ आपका पहला आवेश हो गया इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन, और दूसरा आवेश कौन हो गया? दूसरा आवेश हो गया प्रोटॉन, है ना, दूसरा आवेश कौन हो गया? यहाँ पर हो गया मतलब प्रोटॉन, जिसको मैं Q2 मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ Q1, Q1 मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक, Q1 मतलब इलेक्ट्रॉन। तो मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कितना यहाँ पे प्रोटॉन है ना, तो प्रोटॉनों की संख्या पता होनी चाहिए। तो अब आ जाओ अगले पेज से प्रोटॉनों की संख्या पता करते हैं। अगले पेज में बेटा पता करते हैं प्रोटॉनों की संख्या। क्या पता करते हैं? प्रोटॉनों की संख्या। तो आ जाओ तीसरी बात करते हैं अब हम प्रोटॉनों की संख्या की। प्रोटॉनों की संख्या की, प्रोटॉनों की संख्या देखा बोर भाई साहब कितना ज्यादा डीप जाकर के पता लगाने पे लगे हुए हैं। प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है सर? परमाणु संख्या के बराबर, परमाणु संख्या के बराबर होती है। परमाणु संख्या जिसको परमाणु क्रमांक Z कहा जाता है, क्या कहा जाता है? Z के बराबर होती है, Z के, मतलब एक परमाणु में कितने प्रोटॉन है अगर ये पता करना हो तो उसका परमाणु क्रमांक पता कर लो तो आपको प्रोटॉनों की संख्या पता चल जाएगी। अच्छा, एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे? आप बताओगे सर 1.6 गुणे 10 की पावर -19, 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम, इतना आवेश होता है। ये टोटल वही आवेश है जो इलेक्ट्रॉन पर होता है। जितना इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है उतना ही यहाँ पर धन आवेश होता है प्रोटॉन पर। तो ये आ गया प्रोटॉनों पर आवेश, एक प्रोटॉन पर आवेश। अब मान लो प्रोटॉनों की संख्या हमें नहीं पता कि कोई भी परमाणु हो सकता है, सब परमाणु के लिए अलग अलग है, तो भैया हमें अगर यह निकालना हो कि Z प्रोटॉनों पर आवेश, Z प्रोटॉनों पर आवेश, समझते चलना। अब आप कहोगे सर जी ये Z प्रोटॉनों पर आवेश समझ नहीं आया। ठीक है, छोटे बच्चे हो, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मान लो मेरे पास ये एक परमाणु है, इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ठीक है, यहाँ पर इसका नाभिक है। अब इस नाभिक में मान लो 10 प्रोटॉन है, ठीक है, 10 प्रोटॉन है। मान लो कोई और मान लो अगर कोई परमाणु हुआ तो उसमें 12 प्रोटॉन हो सकते हैं, 13 प्रोटॉन हो सकते हैं, 14 प्रोटॉन हो सकते हैं। भैया परमाणु के लिए अलग अलग परमाणुओं के लिए अलग अलग प्रोटॉनों की संख्या आएगी, सीधी सी बात है। तो अलग अलग प्रोटॉनों के लिए मतलब अलग अलग परमाणुओं के लिए जब अलग अलग प्रोटॉन हैं तो मैं सबके लिए एक साथ तो अध्ययन कर नहीं सकता। तो अलग अलग प्रोटॉनों को अगर एक साथ देखा जाए तो क्या कहा जाएगा? तो इसको प्रदर्शित किया जाता है Z से। देखो साथियों, ऐसा है जैसे मान लो कि मुझे ये पता चल गया कि एक प्रोटॉन पर जो आवेश है, एक प्रोटॉन पर आवेश इतना है। अब एक परमाणु में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो जैसे मैंने बताया 12, 13, 14 कुछ भी हो सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि एक प्रोटॉन पर, ध्यान देना, ये कहा जा सकता है, ये क्या है आपका, यहां पर प्रोटॉन पाया जाता है। तो एक परमाणु पर प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या जो है
संख्या जो है साथियों वो जेड होती है। एक परमाणु पर कितने प्रोटॉन? जेड प्रोटॉन। तो कहा जा सकता है कि एक प्रोटॉन पर अगर इतना आवेश है तो जेड प्रोटॉन पर आवेश कितना होगा भाई? जेड प्रोटॉन पर कितना होगा? जेड प्रोटॉनों पर आवेश कितना होगा? सिंपल सी बात है सर, जेड। और ये कितना है? ये एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है, तो कहा जा सकता है ई। शॉर्ट में लिख दे, बार बार ये लिखना अच्छा नहीं लगेगा भाई, शॉर्ट में लिख देते हैं ई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना ही आवेश होता है। धन ऋण हम यहाँ चिन्ह नहीं लेते हैं। तो कितना हो गया? जेड ई हो गया। कितना हो गया? जेड ई हो गया। बताओ यहां तक क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब एक बात बताओ, नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला बल क्या है? तो आप कहोगे सर एफ ई है। जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में बल लग रहा है वो कौन सा बल है? एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, चलो ठीक है। कितना है ये? तो एफ ई बराबर है सर के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर के। कितना है? के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर के, जहां के क्या है? आपका स्थिरांक है। और बेटा के का मान जानते हो कितना होता है? जो ये स्थिरांक है बेटा, इसका मान जानते हो? के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम के का मान भी यहाँ रख दें क्या? बिल्कुल रख दीजिए सर। तो क्या हो जाएगा? एफ ई बराबर 1/, ये क्या आ गया? ओ नो, 1/, ध्यान दीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने क्या रखा? के का मान रख दिया, इनटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब देखिए Q1 Q2 क्या है? Q1 Q2 दो आवेश हैं। यहां पर Q1 Q2 क्या है? तो आप मान लो कि सर ये मेरा Q1 हो गया, ये मेरा Q2 हो गया। ठीक, मेरा ये जो नाभिक है ये Q2 हो गया और मेरा इलेक्ट्रॉन Q1 हो गया। चाहे ऐसे मान लो, नहीं सर हम इसे ऐसे नहीं मानेंगे, हम तो ये मानेंगे कि ये मेरा Q1 है, ये मेरा Q2 है। भैया कोई भी मान लो, तो यहाँ पर भी दो आवेश है ना, किसी को भी कुछ भी मान लो। तो मैंने इसको मान लिया Q2, सॉरी इसको मान लिया Q1, नाभिक मेरा Q1 हो गया, ये आपका आवेश हो गया, और एक क्या है? इलेक्ट्रॉन है जिस पर आवेश है, इसको मैंने Q2 मान लिया। तो आप इनका भी वैल्यू रख दें। तो चलो ये बताओ, इनका वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा? इनका वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा? एफ ई बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 कितना है? तो Q1 सर आपका नाभिक है। नाभिक पर आवेश कितना हो गया? नाभिक पर जेड प्रोटॉन है। जेड प्रोटॉन पर आवेश कितना है? जेड ई है, तो जेड ई रख लो, इनटू Q1 कितना है आपका? रख दिए। Q2 कितना है? Q2 तो सर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? वो हमने E रख दिया। E मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, उसको हमने E मान लिया, अपान आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर रख दो। ये आपका आ गया पूरी तरह से निकल करके, क्या निकल करके आ गया? आपका स्थिर वैद्युत बल निकल करके आ गया। ये आपका स्थिर वैद्युत बल निकल आया। अब देखो पीछे आ जाओ, हमें यहां पर क्या पता था? हमें यहां पर क्या पता था? आज और पीछे आओ, ये हमें यहां पर क्या पता था? कहां चला गया? हमें यहां पर क्या पता था? हमें यहां पर अभिकेंद्र बल पता था सर, mv²/r, लेकिन स्थिर वैद्युत बल नहीं पता था। हमें यही पता करके दोनों को बराबर करना था। तो अब हमें यह भी पता हो गया है। कितना आया है ये? अब आ जाओ लिखते हैं। अब आ जाओ एक नए पेज से स्टार्ट करते हैं। चलो लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि सर अब हमको कुछ चीजें पता चल गई। क्या पता चल गई? कि स्थिर वैद्युत बल मतलब आपका Fe ये बराबर है अभिकेंद्र बल के, अभिकेंद्र बल Fc के। अच्छा ठीक है, बराबर है, चलो रख दो। स्थिर वैद्युत बल कितना है? बराबर रखना है ना, तो बराबर रखो। तो सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू ZE और E अपान में R स्क्वायर का इतना ही आया है। हाँ सर इतना ही आया है, बराबर अभिकेंद्र बल कितना है सर mv स्क्वायर अपान R। कितना आया है mv स्क्वायर अपान। तो साथियों यहाँ तक हमने गणना कर ली, यहाँ तक हमने कैलकुलेशन कर लिया, यहाँ तक हमने कैलकुलेशन कर लिया और ये निकाल लिया, क्या निकाल लिया कि स्थिर वैद्युत बल और अभिकेंद्र बल आपस में बराबर होते हैं। और स्थिर वैद्युत बल क्या है, स्थिर वैद्युत बल क्या है, स्थिर वैद्युत बल है नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य जो भी आकर्षण बल लगता है वो आपका स्थिर वैद्युत बल है, स्थिर वैद्युत बल है, स्थिर वैद्युत बल जो हमने निकाल लिया यहाँ पर। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 3। क्या मान लेता हूँ, समीकरण नंबर 3, ये मेरा तीसरा समीकरण हो गया। तो साथियों बस आज की क्लास बहुत लंबी हो रही है तो हमें यहीं तक खत्म कर देना है। हमने स्थिर वैद्युत बल और अभिकेंद्र बल को एक साथ मतलब बराबर कर लिया है। आगे की क्लास में हम यहाँ से कुछ कैलकुलेशन करेंगे और त्रिज्या निकालेंगे, वेग निकालेंगे और ऊर्जा निकालेंगे। मैं चाहता तो आपको सिर्फ क्या कर सकता था, डायरेक्ट लिख करके बता सकता था, है ना, डायरेक्ट त्रिज्या का फार्मूला लिख देता, डायरेक्ट ऊर्जा का फार्मूला लिख देता। लेकिन मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, ये बताना चाह रहा हूं कि वास्तव में बोर भाई साहब ने क्या क्या किया था, किस तरह से वैज्ञानिक सोच करके एक एक चीजों को कैलकुलेट करते हैं। ये चीजें सीखना बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें सीख गए तो आगे चल के यही केमिस्ट्री अगर इतना डीप में पढ़ रहे हो तो आगे आपको बहुत काम आने वाली है। इजाजत दीजिए मुझको, मिलता हूं मैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत। अगर आप को वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा साथियों कि वास्तव में सर मजा आ गया। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। ठीक है साथियों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कैसा लगा जरूर बताइएगा। मुझे जानना है कि वीडियो कैसा लगा। ओके बेटा, जरूर बताइएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो बताइएगा। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।